यहाँ पे मेरा ख्याल ये लोग जल्दी जल्दी हो जाएं अब ज्वाइन। क्यों काशिफ साहब भी आपका वेट कर रहे हैं, अगर वो 4:30 पे कहते थे कि ये सिर्फ एक आखिरी पॉइंट डिस्कस करना है हमने। वो जो आखिरी पॉइंट है उसकी डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं। इफ वी कंप्रेस अ स्प्रिंग, मतलब फर्ज किया इफ वी कंप्रेस अ स्प्रिंग एंड इंक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा यू, then its mass increased by amount this. If we raise the temperature of an object, increasing its internal energy delta E in the process, we increase the mass by this. These mass changes are very small and normally beyond the ability to measure the in the case of ordinary object because C is very large number. ये आपको एफएससी में एक शार्ट क्वेश्चन था जिसमें उसने कहा था कि अगर हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करें तो क्या उसकी इंटरनल एनर्जी, उसका मैस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो अब आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हो कि उसका मैस बढ़ेगा, और जब आपसे कोई बात करेगा तो आप लाजमी तौर पे उसको बता सकते हो कि किस तरह बढ़ेगा और इसकी एविडेंस क्या है इस आर्टिकल के पढ़ने के बाद। क्यों जी, ठीक है हमजा, सुनी ये बात? जी सर ठीक है। हाँ, अब ये एफएससी में हाजरा और तैयबा और महविश, अब आपने कभी भी परेशान नहीं होना एफएससी में इस बात क्वेश्चन का आंसर देते हुए। आपने फौरन उनको बता देना है कि इतना मैस इंक्रीज होगा, क्योंकि ये मैस जो है वो बहुत कम है, इसलिए इसको सेंस करना। और ये टेम्परेचर रेज करते हैं तब भी अब मैस, इंटरनल एनर्जी की वजह से मैस बढ़ेगा। ये दोनों जो है वो आपको एमसीक्यू वगैरह में पूछी जा सकती है इन जनरल विद इन द सिस्टम। ओके सर। जी जी, ये सारी चीजें जो है वो ज़हन में रखनी है। अब ये सारे रेडिएशन, ये सिस्टम उसने बनाया हुआ, हम जल्दी में थे इसलिए हमने इसको सही तरीके से बार बार उसको जगल बैक एंड फोर्थ करके मैं डिस्क्राइब नहीं आप लोगों के साथ कर सका। ये सारी कैलकुलेशन उसके ऊपर की हुई है। ये जो मैथ्स में चेंजेस आई हैं, ये एनर्जी चेंजेस की वजह से, या मैथ्स दिया हुआ है तो एनर्जी चेंजेस की कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के। ये जो लास्ट कम से कम आर्टिकल है इसको कभी भी नहीं आपने भूलना, ये सारा आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, खास तौर पे पीपीएससी के एग्जाम में। इसको लाजमी तौर पे आपने करना है, ठीक है। आगे एनर्जी क्वांटाइजेशन है, ये मैं अब नहीं डिस्कस कर रहा, टाइम नहीं है हमारे पास। मैंने इसको तसल्ली के साथ डिस्कस करना है, तो मैं कोशिश करूंगा कल शुरू में हम ये एनर्जी क्वांटाइजेशन का आइडिया भी मैं आपको समझा दूं, ताकि आप कोई भी एमसीक्यू इसके बारे में अगर आए तो आप उसका आंसर जो है दे सकें, या किसी भी इंटरव्यू में आप बात कर सकें। अब 2-3 मिनट हैं, आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी जी बोले, या सुना ना? कल मैंने सर अर्थ के रोटेशन के बारे में सवाल किया था कि वो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हाँ, वो अर्थ की रोटेशन जो है वो उसको उसी तरीके से अंडरस्टैंड करना है जैसे आप किसी टर्न टेबल को की मोशन को अंडरस्टैंड कर लें, तो अर्थ भी उसी तरीके से रोटेट कर रही है, तो उसकी रोटेशन की वजह से उसी तरीके का इफेक्ट पैदा होगा अगर हम किसी टर्न टेबल के ऊपर जो है वो कोई इफेक्ट जो है वो करें मतलब फर्ज के इस तरीके से रोटेट कर रहा हो, तो यहाँ पर कोई भी अगर हम पार्टिकल रखें तो हमें पता है कि वो पार्टिकल या कोई भी उसको मोशन दें तो उसके पार्टिकल का मोशन जो है चेंज हो जाएगा। किस वजह से? ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन की वजह से इसके पास एक वेलोसिटी है जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से ये इफेक्ट पैदा होता है। आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही है, तो पर्टिकुलरली मुझे पता चल जाए क्या पूछना चाह रहे हैं आप। मैं ये पूछ रही हूँ कि फिर फर्स्ट ईयर में वो क्यों कहता है कि हम अर्थ पर जो लेते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो अप्रोक्सीमेट कहता है ना, इसलिए मैंने वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स को मैं तो पढ़ाता हूँ उनको सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि आपने इसके साथ लफ्ज अप्रोक्सीमेट अपने ज़हन में रखना है, बेशक आप लिखो या ना लिखो। ये अप्रोक्सीमेट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एग्जैक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। उस्मान आज आपने कोई बात नहीं की यार? सर कोई बात थी नहीं इसलिए नहीं की। मुझे लगता है कि आज तूने लेक्चर ना सही तरीके से सुना नहीं, इसलिए बात आपको ना लगता है कि कोई नहीं है, बातें तो बहुत थी। जी सर। तो तवज्जो से यार रहा करो। जी सर जी। हाँ हाँ चलो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।